अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमारा आज का जो लेक्चर है ये फर्स्ट लेक्चर है कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर का। आज के इस लेक्चर के अंदर हम जो है स्टार्ट करेंगे बेसिक इन्फॉर्मेशन। सबसे पहले देखेंगे सिविल प्रोसीजर की, उसके बाद जो है हम सेक्शन 1 से स्टार्ट करेंगे कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908। सबसे पहला सवाल, क्वेश्चन रेज ये होता है कि इसको हम कोड क्यों कहते हैं। सिविल प्रोसीजर को हम कोड इसलिए कहते हैं क्योंकि ये एक मजमुआ है। अगर हम इसको उर्दू में ट्रांसलेट करें तो इसकी उर्दू में ट्रांसलेशन क्या होती है, मजमुआ ज़ाब्ता दीवानी। मजमुआ ज़ाब्ता दीवानी। अब यहाँ पर सवाल ये रेज हो सकता है कि सर ये दीवानी क्यों है। तो इसका मैंने आपको आंसर ये दिया था कि दीवानी इस वजह से कि लोग यहाँ पर जा जाकर दीवाने हो जाते हैं। बिल्कुल गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मजमुआ ज़ाब्ता दीवानी इस वजह से कहते हैं कि जो फौजदारी अदालत है, यानी कि जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है, फौजदारी, उसको इस वजह से कहा जाता था कि जो मुग़ल का पीरियड था बिफोर द इंडिपेंडेंस, जो ये दौर था हमारे पास 1908 का, ठीक है, उस टाइम पे क्या होता था कि उस टाइम पे जो फौजदारी अदालतें थीं, जो क्रिमिनल कोर्ट्स थीं, तो फौजदार जो थे वो क्या करते थे, वो पब्लिक प्लेसेस के अंदर डिसीजन सुनाते थे, तो उसको कहते थे फौजदारी अदालत। दीवानी उस ज़ुमरे में कहा जाता था कि जब क्या होता था कि जो वहाँ पर सेपरेट ट्रायल चलता था, सेपरेट एक मुकदमा चलता था किसी भी पार्टीज़ का आपस में, तो वो एक चार दीवारी के अंदर सुना जाता था। तो वो चार दीवारी के अंदर जब किसी भी मैटर को सुना जाता था तो उस एरिया को कहते थे दीवानी। मजमुआ ज़ाब्ता दीवानी, इस वजह से इसका नाम रखा गया दीवानी अदालत, ठीक है। तो यहाँ तक इसकी ट्रांसलेशन, यानी कि इसके पीछे कॉन्सेप्ट, इसके पीछे जो दीवानी के पीछे एक पर्पस था ये नाम रखने का, वो आपको क्लियर हो गया। उसके बाद ये कि सर इसको जो है हम प्रोसीजर कोड कहें, सिविल कोड या फिर जो है इसको सब्सेंटिव लॉ कहा जाए या फिर प्रोसीजर लॉ कहा जाए। तो इसके देखें दो पार्ट्स हैं हमारे पास। जो सीपीसी है इसके दो पार्ट्स हैं, एक है सेक्शंस का पोर्शन और एक है ऑर्डर्स का पोर्शन। सेक्शंस इसके अंदर 158 थे और फिर 158 के बाद क्या हुआ, 158 के बाद इसके अंदर एक सेक्शन आया, 159 हो गए। ऑर्डर्स इसके अंदर 51 ऑर्डर्स थे, लेकिन करंटली जो हमारे पास ऑर्डर्स हैं वो कितने हैं, 50 ऑर्डर्स हैं। लेकिन अगर आप काउंटिंग में करेंगे तो इसके 50 ही ऑर्डर्स बनते हैं, 51 ही ऑर्डर्स बनते हैं, ठीक है। दूसरी बात ये कि जो हमारे पास सीपीसी है इसके अंदर जो मेजर चेंजिंग आई वो कब आई, 2018 के अंदर, और फिर उसके बाद उससे बड़ी चेंजिंग कब आई, 2020 के अंदर, जब इसके अंदर अमेंडमेंट आती है। तो अमेंडमेंट आने के बाद क्या होता है कि इसके अंदर मेजर चेंजेस आ जाती है कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर के अंदर अक्सर आप। और ये जो अमेंडमेंट्स हैं ये कहाँ तक एप्लीकेबल है, ये अमेंडमेंट्स आपकी केपी के, पंजाब और इस्लामाबाद, यहाँ तक ये जो है अमेंडमेंट्स एप्लीकेबल हैं। दूसरी बात ये कि सर अब ये जो दो पोर्शन हैं इन दोनों में डिफरेंस क्या है। अगर हम इन दोनों में डिफरेंस की बात करेंगे तो जाहिर सी बात है अक्सर जो जवाब आपको सुनने को मिलेगा वो आंसर यही सुनने को मिलेगा कि जो सेक्शंस का पोर्शन है वो क्या करता है, वो एक सब्सटेंटिव पार्ट है, और जो ऑर्डर्स का पोर्शन है वो क्या है, एक प्रोसीजर पार्ट है। आप ये देखें कि इसका नाम क्या है, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। इसका नाम क्या रखा गया, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। तो जब इसका नाम कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर रखा गया तो इसके अंदर सब्सटेंटिव पार्ट डालने का रीज़न क्या था, सब्सटेंटिव पार्ट नहीं है। फिर दूसरा जवाब आपको सुनने को ये मिलेगा कि भाई इसके अंदर जो सेक्शंस का पोर्शन है वो एक बेसिक कॉन्सेप्ट बताएगा, एक बेसिक ऑब्जेक्ट बताएगा किसी भी एक सेक्शन का, फिर उसके ऊपर डिटेल्ड जो फॉलोइंग है वो कहाँ आएगी, वो ऑर्डर्स के अंदर आएगी। किस तरीके से, जैसे कि इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट है वो ऑर्डर सेक्शन 26 आपको बताएगा। फिर जो उसका जो ऑर्डर है, डिटेल्ड प्रोसीजर है कि सेक्शन 26 ने ये बताया कि सूट इंस्टीट्यूट किस तरीके से होगा। और फिर उसके बाद जो हमारे पास ऑर्डर है, ऑर्डर 4, तो वो आपको डिटेल्ड प्रोसीजर बताएगा कि आपने ये करना है, ये एप्लीकेशंस वगैरह मूव करती हैं, इस तरीके से आपने फॉलो करना है। जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं था।
बेसिकली यहाँ पर जो मेजर ऑब्जेक्ट है, मेजर जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है किसका, इन दोनों में बेसिक डिफरेंस का। तो इन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है, ये जो सेक्शंस हैं इसको अमेंड करने का इख्तियार किसके पास है, इसको अमेंड करने का इख्तियार लेजिस्लेशन के पास, ये याद रखें। ऑर्डर्स को अमेंड करने का इख्तियार किसके पास है, हाई कोर्ट के पास है, कंसर्न्ड हाई कोर्ट के पास। सिंध है तो सिंध हाई कोर्ट, बलूचिस्तान है बलूचिस्तान हाई कोर्ट, केपी के है तो केपी के हाई कोर्ट, और अगर पंजाब है तो पंजाब हाई कोर्ट। इसीलिए मैंने आपको शुरू में यही बता दिया कि ये जो 2020 के अमेंडमेंट्स हैं वो अमेंडमेंट्स कहाँ कहाँ पर एप्लीकेबल हैं, केपी के, पंजाब, इस्लामाबाद, बाकी प्रोविंसेस के अंदर एप्लीकेबल नहीं है बिकॉज ऑफ हाई कोर्ट। तो ऑर्डर्स के अंदर जो चेंजिंग है वो चेंजिंग कौन लेके आएगा, अमेंडमेंट कौन करवाएगा, हाई कोर्ट, ठीक है। और जो सेक्शंस की हद तक जो अमेंडमेंट्स है वो कौन करवाएगा, लेजिस्लेशन। ये बेसिक डिफरेंस है सेक्शंस में और ऑर्डर्स में। अब आप ये भी कह सकते हैं कि सर जहाँ पर ऑर्डर की बात है तो ऑर्डर के साथ साथ हम ये भी तो कह सकते हैं कि जो सीआरपीसी है वो भी कोड है, उसके फिर रूल्स कहाँ गए, उसके फिर जो ऑर्डर्स है वो कहाँ गए। देखिए जो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर है, जहाँ तक बात की जाती है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर की, तो वो भी बिल्कुल ऐसा ही है जैसे यहाँ पर है। उसके अंदर सेक्शंस मौजूद हैं, उसके जो रूल्स वगैरह हैं, उसके जो रूल्स वगैरह हैं, उसके अंदर जो ऑर्डर्स वगैरह वो कहाँ पर हैं, तो वो आपको मिलेंगे हाई कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर्स चैप्टर 3 के अंदर। जब आप हाई कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर्स चैप्टर 3 पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के रूल्स वगैरह या ऑर्डर वगैरह मिल जाएंगे, ठीक है। बेसिक फ़र्क क्या है कि ये एक ही बुक के अंदर है और वो क्या है, वो सेपरेट बुक्स के अंदर है, ठीक है। ये बेसिक डिफरेंस आपको क्लियर हो गया। दूसरी बात ये कि असल जो हमारी प्रैक्टिस थी वो हमने स्किप की। अब वो स्किप किस तरीके से की, वो स्किप हमने इस तरीके से की कि जो हमारे पास ट्रायल कोर्ट्स हैं सिविल कोर्ट्स के अंदर, तो वहाँ पर बेसिकली क्या था, सबसे पहले तो एक हमारे पास प्रोसीजर है वो है प्री ट्रायल प्रोसीडिंग्स, ठीक है, और एक हमारे पास ट्रायल है। असल वकला ने क्या किया कि ये ट्रायल ही स्टार्ट कर दिया। जब एडवोकेट्स ने इस ट्रायल को ही स्टार्टअप कर दिया तो फिर जाहिर सी बात है प्री ट्रायल प्रोसीडिंग तो ख़त्म हो गई। प्री ट्रायल प्रोसीडिंग में ये था कि जब भी आपके पास कोई मुकदमा आता है तो आप ये चेक करें कि वो मुकदमा बनता भी है या नहीं बनता, या फिर आप ये देखें कि वो मुकदमा जो आया है उसके ऊपर एप्लीकेशन कौन सी एप्लीकेबल है, उसको एक्सेप्ट करना है नहीं करना। इट मीन्स कि प्री ट्रायल प्रोसीडिंग का एक सेपरेट था प्रोसीजर था, उसको हमने स्किप किया, हम जो है डायरेक्ट किस पे आ गए, ट्रायल पर आ गए, जिसकी वजह से हमें ये जो डिफरेंसेस हैं ये फेस करने को मिले। अब दूसरी बात ये कि जब हम सीपीसी पढ़ते हैं, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर पढ़ते हैं, तो इसके अंदर हमें बहुत सारी चेंजेस नज़र आती हैं। बहुत सारी चेंजेस किस तरीके से कि हमें ये समझ में नहीं आता कि इसके कौन से सेक्शंस कहाँ पर एप्लीकेबल हैं, कहाँ पर एप्लीकेबल नहीं है। तो उसके लिए आप क्या करें कि जब आप अमेंडेड बुक लेंगे वहाँ पर आपको उसके अमेंडेड बुक के अंदर रेफरेंसेस मिल जाएंगे कि ये सेक्शन कहाँ कहाँ पर इसकी अमेंडमेंट एप्लीकेबल है, कहाँ कहाँ पर एप्लीकेबल नहीं है। दूसरी बात ये कि ये जो ऑर्डर का जो मैंने आपको बताया, इसके लिए आप क्या करें, इसके लिए आप जो है सेक्शन 122 सीपीसी जब आप पढ़ेंगे 122 या 123 सीपीसी, तो उसके अंदर आपको ये पता चल जाएगा, उसके अंदर बेसिक बात ही यही लिखी गई है कि जो ऑर्डर्स हैं उसके लिए रूल मेकिंग कमेटी एक बिठाई जाएगी, जो कौन बनाएगी, जो बनाएगी आपकी हाई कोर्ट। और हाई कोर्ट रूल मेकिंग कमेटी बनाएगी जिसके अंदर 2 एडवोकेट्स होंगे और एक जो है चीफ जस्टिस होगा हाई कोर्ट का। वो क्या करेंगे, वो उसको अमेंड करने का इख्तियार रखते हैं, वो उसको अमेंड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमें किसने बताया, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर में। अब इसके लिए बहुत स्टूडेंट्स ने ये सवाल किया कि सर इसके लिए हम जो है कौन सी बुक लें, लेक्चर, इसके लिए बुक कौन सी लेनी चाहिए, बैरक लें या फिर जो है कमेंट्री वाली लें। तो इसके लिए मैं जो आपको बुक रिकमेंड करूंगा वो सिर्फ और सिर्फ एक ही शख्स की करूंगा, और वो बुक कौन सी होगी, वो बुक होगी आपकी सीपीसी बाय आमिर रज़ा। सीपीसी बाय आमिर रज़ा जो बुक है, उस बुक के अंदर आपको डिटेल्ड नॉलेज मिल जाएगी एक एक सेक्शन की, एक एक ऑर्डर के, एक एक रूल की।
उसके अंदर कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो आप ये कहें कि सर इसकी इंटरप्रिटेशन नहीं है, ठीक है। बाकी ये जो दूसरी बुक्स हैं जो कि बैरेक्ट्स हैं, उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ वही बात होगी जो कि एक पर्टिकुलर एक्ट के अंदर होती है। अब इसके अंदर कितने सेक्शंस हैं, इसके अंदर कितने ऑर्डर्स हैं, ये आपको पता होना चाहिए। इसके अंदर कितने ऑर्डर्स हैं, इसके अंदर सेक्शंस जो है 158 सेक्शंस हैं और अमेंडमेंट के बाद 159 हो जाते हैं। और फिर ऑर्डर्स कितने, 52 इसके ऑर्डर्स हैं। जब हम इसका सेक्शन नंबर 1 पढ़ते हैं तो सेक्शन नंबर 1 की तरफ जब आप आएंगे तो सेक्शन 1 क्या कहता है, दिस एक्ट में बी साइटेड एज CPC 1908। और ये एप्लीकेबल कब होता है, ये एप्लीकेबल इसकी जो डेट ऑफ एप्लीकेशन है, डेट ऑफ इन्फोर्समेंट है, वो कौन सी है, 1 जनवरी 1909। अब ये डेट हो सकता है अक्सर स्टूडेंट्स को याद ना रहे। इसको याद रखने का बहुत ही सिंपल तरीका ये है कि ये डेट, एक और एक्ट भी ऐसा है जिसकी डेट ऑफ इन्फोर्समेंट यही सेम है। वो कौन सी है, वो है आपका लिमिटेशन एक्ट। लिमिटेशन एक्ट की डेट ऑफ इन्फोर्समेंट भी 1 जनवरी 1909 है, ठीक है। और आपके कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर की भी 1 जनवरी 1909। और ये जो आप पूछ रहे थे कि सर आपने यही बुक क्यों ली है YLR वालों की, तो ये लेने का असल में जो रीज़न था वो यही था कि इसके पीछे आपको लिमिटेशन एक्ट पूरा का पूरा मिल जाएगा। अब आ जाए हम सेक्शन नंबर 1, क्लियर हुआ, इट एक्सटेंड टू द होल ऑफ पाकिस्तान। सेक्शन नंबर 2 की तरफ जब हम आएंगे तो वो बात करेगा किसकी, डेफिनेशंस की। डेफिनेशंस क्या करती हैं, डेफिनेशंस जो है पर्टिकुलरली एक पूरा का पूरा आईना, एक पूरा एक मिरर है। किस चीज़ का मिरर है, पूरे के पूरे एक्ट का एक मिरर है। पूरे एक्ट का मिरर होने का मकसद क्या है कि वो आपको ये गाइड करेगा कि ये जो एक सेक्शन है, ये एक वर्ड है, ये पूरे के पूरे एक्ट में कौन सी मीनिंग लेके चलेगा। अब कौन सी मीनिंग लेके चलने से मुराद ये, फॉर एग्जाम्पल, कि आपके पास एक जो है पर्टिकुलर एक वर्ड है वार्ड का, वो वार्ड की मीनिंग जब आप देखेंगे सिंध उसका लोकल गवर्नमेंट एक्ट के तहत, तो वार्ड का मतलब कि एक कम से कम एक एरिया का छोटे में छोटा हिस्सा, वो हिस्सा कि जिस हिस्से में लोग जो है वोट कास्ट कर सकें। फिर जब आप वार्ड की डेफिनेशन, वार्ड की एक मीनिंग देखेंगे गार्डियन एंड वार्ड्स एक्ट के तहत, तो वार्ड का मतलब क्या हो जाता है, बच्चा। तो मतलब क्या है कि हर एक्ट के अंदर अपनी अपनी एक डिफरेंट मीनिंग है। इसी तरीके से यहाँ पर हमारे पास डिक्री वर्ड की मीनिंग कुछ और है और जर्नल मीनिंग उसकी कुछ और होगी। ऑर्डर की मीनिंग यहाँ पर कुछ और है, वहाँ पर कुछ और होगी। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह हम क्या करेंगे कि हम एक जो है डिटेल्ड डिफरेंशिएट ड्रॉ करेंगे किसके अंदर, डिक्री, ऑर्डर एंड जजमेंट का, जो सेक्शन नंबर 2 की इंपॉर्टेंट में इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। ये एक ऐसा सवाल है जो LLB के अंदर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर आ सकता है और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन भी है, दैट व्हाट्स द मेन डिफरेंस बिटवीन डिक्री, ऑर्डर एंड जजमेंट। और ये डिटेल भी तरीके से पूछ सकता है आपसे, और स्क्रीनिंग के अंदर भी पूछ सकता है आपसे, और जो है आपके इंटरव्यू के लेवल पर भी आपसे पूछ सकता है, व्हाट्स द मेन डिफरेंस बिटवीन डिक्री, ऑर्डर एंड जजमेंट। अब जो डेफिनेशन है, सबसे पहली डेफिनेशन क्या बात करती है, कोड की। वर्ड जो कोड है वो क्या कहता है, वो कहता है कोड इंक्लूड्स रूल्स। कोड क्या इंक्लूड करते हैं, कोड इंक्लूड्स रूल्स। फिर उसके बाद सेकंड जो डेफिनेशन है वो बात आ जाएगी फिर डिक्री की, कि आखिर डिक्री क्या है। यहाँ पर हम डिफ्रेंशिएट ड्रॉ नहीं करेंगे, बल्कि हम जो है सिर्फ और सिर्फ डेफिनेशन ही क्लियर करेंगे। असल जो डिफ्रेंशिएट है वो हम कहाँ चल के ड्रॉ करेंगे, वो हम जो है नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इसका डिटेल्ड एक लेक्चर बनाएंगे, जिसके अंदर हम क्या करेंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे तीनों का, और साथ ही साथ डिफ्रेंशिएट भी ड्रॉ करेंगे। अब जो डिक्री है, डिक्री मीन्स द फॉर्मल एक्सप्रेशन, डिक्री मीन्स द फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ द एडजुडिकेशन विच सो फार एज रिगार्ड्स द कोर्ट एक्सप्रेसिंग इट कंक्लूसिवली डिटरमाइंस द राइट्स ऑफ द पार्टीज। मतलब जो डिक्री है वो क्या करती है, वो कंक्लूसिव डिटरमाइन करती है किसको, राइट्स ऑफ पार्टीज को, ठीक है। किसको करती है, राइट्स ऑफ पार्टीज को। ये बताती है किस पार्टी का कौन सा हक है, किस पार्टी का कौन सा हक नहीं है। इट मीन्स के अगर आप ये देखें कि सर डिक्री और ऑर्डर में मेन डिफरेंस क्या है, एक अदालत के अंदर आप ये देखते हैं कि कई किस्म के जज साहब ऑर्डर जारी करते हैं कि आप क्या करें, कि आपके ज़िम्मे ये मैंने ये जिम्मेदारी लगाई, आप
नेक्स्ट सुनवाई को उस बच्चे को लेके आइएगा, या आपकी ये जिम्मेदारी लगाए कि आप टेनेंट है, आप जो है अपना एग्रीमेंट लेके आइएगा। अब ये जो जज साहब बातें कर रहे हैं, ये जो जज साहब ऑर्डर पास कर रहे हैं, ये सब का सब क्या है? ये सब का सब ऑर्डर है, ठीक है। लेकिन जो डिक्री है ना, डिक्री क्या करती है? कंक्लूसिवली वो डिटरमाइन कर देती है कि किस पार्टी का हकूक़ का तयन कर देती है, किस पार्टी का कौन सा हक बनता है, किस पार्टी का कौन सा हक नहीं बनता, ठीक है। किस पार्टी का कौन सा हक बनता है, किस पार्टी का कौन सा हक नहीं बनता, ये सब क्या करती है? ये जो है डिक्री बताती है। उसके बाद क्या आ जाएगा? विथ रिगार्ड्स ऑफ ऑल मैटर्स इन द कंट्रोवर्सी ऑफ द सूट में बी आइदर प्रिलिमिनरी या फाइनल। फिर उसके बाद उसने बताया कि फाइनल भी हो सकती है और प्रिलिमिनरी भी हो सकती है। मतलब डिक्री की दो काइंड्स उसने बता दी कि एक तो डिक्री फाइनल है, एक प्रिलिमिनरी। सबसे पहले प्रिलिमिनरी डिक्री पास होगी, फिर उसके बाद फाइनल डिक्री पास होगी। अब प्रिलिमिनरी डिक्री क्या है, फाइनल डिक्री क्या है? प्रिलिमिनरी डिक्री वो है जो शुरुआती डिक्री हो। अब जज साहब ने क्या किया, मिसाल के तौर पे अब कोर्ट के अंदर एक मुकदमा आया और अदालत के अंदर ये सवाल क्वेश्चन रेज हुआ कि अब जो है ये प्रॉपर्टी है, ये फ़िलहाल जब तक इस कोर्ट का फाइनल डिसीजन नहीं आ जाता, इस प्रॉपर्टी के जितने भी मामलात हैं, जितने भी पोजेशन के मामलात हैं, पोजेशन किसके पास जाएगी? तो कोर्ट क्या करती है? कोर्ट ये देखती है कि अभी तक के जितने भी एविडेंस सामने आए, उन एविडेंस को मद्देनज़र रखते हुए हम क्या करते हैं कि हम उन एविडेंस के तहत ये जो प्रॉपर्टी है इसकी पोजेशन ए को दे देते हैं, ठीक है। फाइनल डिक्री से पहले पहले कोर्ट ने क्या किया? पोजेशन मिस्टर ए को दे दी, तो ये क्या हुआ? ये प्रिलिमिनरी डिक्री हो गई। जब फाइनल डिक्री की बात आई तो कोर्ट ने एविडेंस को मद्देनज़र रखते हुए ये कहा कि भाई अब जो है बी का हक बनता है, तो अब आपने क्या करना है? अब आपने जो है मिस्टर बी को एक प्रॉपर्टी जो है दे देनी है। तो वो क्या हुआ? फाइनल डिक्री के तहत मिस्टर बी को उसकी पोजेशन मिल गई। तो ये डिफरेंस होता है प्रिलिमिनरी डिक्री में और फाइनल डिक्री में। फिर उसके बाद ये कर रहा है कि इट शल बी डीम्ड टू इंक्लूड द रिजेक्शन ऑफ प्लेंट। कह रहा है कि इट शल बी डीम्ड टू, यानी कि उस जो हमारे पास रिजेक्शन ऑफ प्लेंट है वो भी एक डीम्ड डिक्री है। वो भी क्या है? एक डीम्ड डिक्री है, यानी कि उसको भी डिक्री समझा जाएगा। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद जो नेक्स्ट वर्ड है, ये पार्टीज ऑफ द डिक्री कौन कौन सी होंगी? एक होगा डिक्री होल्डर, एक है जजमेंट डेटर। एक डिक्री होल्डर है, एक जजमेंट डेटर है। डिक्री होल्डर किसको कहते हैं? डिक्रीदार। डिक्री होल्डर मतलब डिक्रीदार। डिक्री होल्डर हम स्पेसिफिकली उस शख्स को कहते हैं कि जिसके हक में डिक्री पास हुई है। अ पर्सन इन हुज फेवर अ डिक्री हैज़ बीन पास्ड इज कॉल्ड डिक्री होल्डर। जजमेंट डेटर कौन होता है? अ पर्सन अगेंस्ट होम अ डिक्री हैज़ बीन पास्ड, अगेंस्ट होम अ डिक्री हैज़ बीन पास्ड, यानी कि एक ऐसा शख्स जिसके खिलाफ डिक्री पास हुई है वो क्या होगा? जजमेंट डेटर होगा। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट क्या है? डिस्ट्रिक्ट मीन्स अ लोकल लिमिट्स ऑफ द जुरिस्डिक्शन। क्या वर्ड है? डिस्ट्रिक्ट। तो डिस्ट्रिक्ट हम किसको कहते हैं? डिस्ट्रिक्ट हम उसको कहते हैं कि लोकल लिमिट्स ऑफ द सिविल जुरिस्डिक्शन, यानी कि सिविल अदालत के तहत जो भी सिविल के मैटर्स हैं वो जो कोर्ट एंटरटेन करेगी उसको हम कहेंगे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। यानी कि सेशंस कोर्ट किस में था? सीआरपीसी के तहत। यहाँ पर क्या है? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है। फॉरेन कोर्ट मीन्स अ कोर्ट सिचुएट बियॉन्ड द लिमिट्स ऑफ पाकिस्तान। तो वर्ड क्या आ गया? फॉरेन कोर्ट। फॉरेन कोर्ट हम किसको कहते हैं? अ कोर्ट बियॉन्ड द लिमिट्स ऑफ पाकिस्तान। उसके बाद क्या है? फॉरेन जजमेंट। और यही कोर्ट जो जजमेंट पास करेगी इसको हम क्या कहें, किस चीज़ का नाम देंगे? फॉरेन जजमेंट का नाम देंगे। गवर्नमेंट प्लीडर कौन होता है? कोई भी ऐसा ऑफिसर जो कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट अपॉइंट करे। जो क्या अपॉइंट करे? प्रोविंशियल गवर्नमेंट किसी भी शख्स को अपॉइंट करे जो कि फर्दर एक्सप्रेसली imposed by the court on the government pleader and also by acting under the direction of government pleader। government pleader मतलब कि एक सरकारी वकील। एक सरकारी वकील या एक सरकारी वकील के मातहत होकर अगर कोई भी शख्स काम करे उसको हम क्या कहते हैं? गवर्नमेंट प्लीडर। उसके बाद जज कौन होता है? अब सीपीसी के अंदर जो जज है वो कोई और है, और साथ ही साथ हमारे पास सीपीसी के साथ जो हमारे पास पीपीसी है, पीपीसी के अंदर जो जज की डेफिनेशन है वहाँ पर कुछ और है। खैर यहाँ पर आपने ये भी एक जो है डिफरेंशिएट ड्रॉ करना है। व्हाट्स द मेन डिफरेंस बिटवीन द डेफिनेशन ऑफ जज इन फ्रंट ऑफ
CPC एंड इन फ्रंट ऑफ PPC। तो खैर जो जज की यहाँ पर डेफिनेशन है, जज की यहाँ पर जो पर्टिकुलर डेफिनेशन है वो क्या है, वो ये है कि जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ द सिविल कोर्ट है, क्या है, प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ द सिविल कोर्ट है, उसको हम कहते हैं अ जज अकॉर्डिंग टू CPC। ठीक है, उसके बाद जजमेंट डेटर, मैंने आपको पहले ही क्लियर किया कि जजमेंट डेटर कौन होता है, अ पर्सन अगेंस्ट हुम अ डिग्री हैज बीन पास्ड। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो सवाल है वो क्या आ जाता है, लीगल रिप्रेजेंटेटिव। लीगल रिप्रेजेंटेटिव, अब ये लीगल रिप्रेजेंटेटिव कौन होगा, मीन्स अ पर्सन हु इन लॉ रिप्रेजेंट्स अ स्टेट ऑफ द डिसीज पर्सन, यानी कि जो मुर्दा शख्स की जितनी भी प्रॉपर्टी है उसको रिप्रेजेंट करे। अब ये कौन कौन कर सकता है, इंटरमीडिएटर भी कर सकता है, और जो स्टेट ऑफ द डिसीज पर्सन यानी कि उसके जितने भी जो वर्सा हैं वो भी हो सकते हैं। उसके बाद मीन्स प्रॉफिट का सवाल अक्सर पूछा जाता है कि सर मीन्स प्रॉफिट क्या है, क्या मीन्स प्रॉफिट। अब ये मीन्स प्रॉफिट पढ़ा जाता है लेकिन इसको लिखा क्या जाता है, मैसनी प्रॉफिट, लेकिन वर्ड एक्चुअल क्या है, मीन्स प्रॉफिट। मीन्स प्रॉफिट का मतलब ये है इन सिंपल मैनर, अगर मैं आपको ये कहूँ कि मिस्टर ए है और मिस्टर बी है, मिस्टर बी क्या है, मिस्टर बी लैंडलॉर्ड है, और मिस्टर ए क्या है, मिस्टर ए जो है टेनेंट है। ठीक है, मिस्टर ए टेनेंट है, मिस्टर बी लैंडलॉर्ड है, और दोनों के बीच में एक जो है झगड़ा होता है किस चीज़ का, प्रॉपर्टी से रिलेटेड, और वो प्रॉपर्टी किसके कब्जे में होती है, वो प्रॉपर्टी होती है मिस्टर ए के कब्जे में। ठीक है, अब मिस्टर बी क्या करता है, मिस्टर बी ए के खिलाफ सूट दाखिल कर देता है, भाई ये जो प्रॉपर्टी है ये पर्टिकुलर मेरी है और ये मुझे इसकी पोजीशन नहीं दे रहा। अब इस मुकदमे को चलते चलते हुए कितना अरसा हो जाता है, इस मुकदमे को चलते हुए 1 साल का अरसा हो जाता है, और इस 1 साल के अरसे में मिस्टर ए जो है इज बीइंग अ टेनेंट, मिस्टर बी को कोई भी रेंट वगैरह नहीं देता। कोर्ट की डायरेक्शन थी या कोर्ट स्टे वगैरह दे देती है उसको। अब ये जो कोर्ट को जो टेनेंट एज बीइंग अ टेनेंट उसको रेंट अदा नहीं कर रहा था, तो ये जो 1 साल उसने फ़ायदा उठाया उस प्रॉपर्टी का, तो ये 1 साल का जितना भी फ़ायदा, 1 साल के जितनी भी रेंट है वो सारी की सारी मिस्टर बी को जाएगी। तो ये सारा का सारा रेंट जो था उसको हम क्या कहते हैं, इसको हम मीन्स प्रॉफिट कहते हैं। या फिर एक और भी इसकी आप एग्जाम्पल ले सकते हैं कि मिसाल के तौर पर एक शख्स है ए, या फिर मिस्टर जुलैद और मिस्टर अली, मिस्टर जुलैद और मिस्टर अली के दरमियान एक जो है डिस्प्यूट अराइज होता है किस चीज़ का, एक प्रॉपर्टी को लेके। वो कहता है मेरी प्रॉपर्टी है, वो कहता है मेरी प्रॉपर्टी है। ठीक है, अब प्रॉपर्टी 2 साल से किसके कब्ज़े में थी, मिस्टर जुलैद के कब्ज़े में। ठीक है, अब 2 साल से मिस्टर जुलैद ने उसके फ़ायदे भी उठाया, उस प्रॉपर्टी से अनाज भी उगाया, उस प्रॉपर्टी से जो है क्या नाम है फल वगैरह भी उगाया, और उसको जो है उसके ऊपर खाद हल वगैरह भी चलाया। एक्चुअली जो ऑनर था वो कौन था, मिस्टर अली था। अब मिस्टर अली जब भी 2 साल बाद 3 साल बाद जब वो उसके हक में फ़ैसला आ गया, तो वो अलग से सूट दाखिल करता है मीन्स प्रॉफिट का, कि इसने 2-3 साल जो इस प्रॉपर्टी से फ़ायदा उठाया ये किस खाते में गया, और ये मुझे पे कौन करेगा आखिर, एटलीस्ट मुझे तो बताएं कि ये मुझे पे कौन करेगा। तो ये जो उसका क्लेम करना बनता है मिस्टर जुलैद के ख़िलाफ़, किसके खिलाफ, मिस्टर जुलैद के ख़िलाफ़, के ये जो प्रॉपर्टी है इससे जो इसने फ़ायदा उठाया वो भी मुझे वापस दिलवाया जाए, उसको हम कहते हैं मीन्स प्रॉफिट। उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन क्या कहता है, नेक्स्ट सेक्शन आ जाता है हमारे पास मूवेबल प्रॉपर्टी का। अब ये जो मूवेबल प्रॉपर्टी है इसकी एक्चुअल डेफिनेशन हमें कहाँ मिलेगी, इसकी एक्चुअल डेफिनेशन आपको मिलेगी जर्नल क्लासेस एक्ट के अंदर। जब आप सेक्शन पढ़ेंगे 3, तो जर्नल क्लासेस एक्ट के अंदर आपको मूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन, पर्टिकुलर डेफिनेशन मिल जाएगी। क्योंकि जब आप ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी पढ़ते हैं तो वहाँ पर ये बताता है कि विच डज नॉट इंक्लूड मूवेबल प्रॉपर्टी, यानी उसने ये बताया कि वो कौन कौन सी प्रॉपर्टी है जो कि इमूवेबल है और मूवेबल नहीं है। तो उसकी एक्चुअल पर्टिकुलर डेफिनेशन कहाँ मिलेगी, जर्नल क्लासेस एक्ट के अंदर। यहाँ पर ये कह रहा है कि मूवेबल प्रॉपर्टी कौन सी, जो कि जिसके अंदर आपके ग्रोइंग क्रॉप्स भी आ जाएं। ग्रोइंग क्रॉप्स भी क्या है, मूवेबल प्रॉपर्टी, क्योंकि आप उसको उखेड़ सकते हैं। ऑर्डर मीन्स अ फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एनी डिसीजन ऑफ द सिविल कोर्ट विच इज नॉट अ डिक्री। तो ऑर्डर ने हमें सिंपली क्या कहा कि ऑर्डर, कोर्ट का हर किया गया ऑर्डर वो है, जो डिक्री नहीं है वो क्या है, वो ऑर्डर है। जो भी कोर्ट का किया गया ऑर्डर हो और वो डिक्री ना हो, यानी कि वो कंक्लूसिवली डिटरमाइंस ना करे राइट्स ऑफ द पार्टीज, तो वो क्या है, वो आपका ऑर्डर है। प्लीडर कौन होगा, प्लीडर मीन्स एनी पर्सन, प्लीडर मीन्स एनी पर्सन जो कि क्या है, वकील है या फिर कोई भी शख्स है जो वकील के ज़रिए से
वकील है, अटॉर्नी है हाई कोर्ट का, या फिर इन पर्सन पेश होता है, उसको हम प्लीडर कहते हैं। क्या है प्लीडर? उस प्लीडर। उसके बाद नेक्स्ट जो है हमारे पास प्रिस्क्राइब बाय रूल्स आ गया। पब्लिक ऑफिसर, यहाँ पर पब्लिक ऑफिसर क्या कह रहा है कि पब्लिक ऑफिसर, यहाँ पर जो डेफिनेशन पब्लिक ऑफिसर है की है वही सेम डेफिनेशन पीपीसी के अंदर किसकी है? पब्लिक सर्वेंट की है। पब्लिक ऑफिसर कौन है? मीन्स अ पर्सन फॉलोइंग अंडर द फॉलोइंग डेफिनेशन, कि यहाँ पर जो जो अभी बताएगा इस सब का सब एज इट इज आपको पीपीसी के अंदर मिल जाएगा। पब्लिक ऑफिसर नहीं, सर्वेंट ऑफ द स्टेट के अंदर। एवरी जज, एवरी पर्सन सर्विस ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। उसके बाद क्या है? एवरी कमीशन ऑफिसर, उसके बाद एवरी ऑफिसर हुज ड्यूटी इज बाउंड बाय इन्वेस्टिगेट, जो आपके एएसपी हो गए, एसपी हो गए, या फिर जो आपका जितने भी पुलिस के रैंक्स हैं उन सब के सब, ठीक है। उसके बाद आ गया आपका एवरी ऑफिसर हुज ड्यूटी इज टू कीप इन द एक्सटेंड ऑफ द प्रॉपर्टी ऑन द बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट के बिहाफ पे प्रॉपर्टी को रख सकता है, सेल कर सकता है। ये सब का सब किस में आएगा? ये सब का सब इस जुमरे में आ सकता है। उसके बाद रूल्स क्या कहता है? मीन्स रूल्स फॉर्म्स इन द कंटेंट ऑफ सेक्शन 22 एंड 25। यहाँ पर अब रूल्स की बात आई, जो मैं आपको इतनी देर से समझाने की कोशिश कर रहा था, तो यहाँ पर इसने ये बता दिया सब सेक्शन 18 के अंदर कि रूल्स कौन बनाएगा। सेक्शन 122 जब आप पढ़ेंगे 122 या फिर 125, तो वहाँ पर ये बताता है कि सेक्शन को अमेंड करने का इख्तियार किसके पास है? लेजिस्लेशन के पास। और जो आपके ऑर्डर्स को अमेंड करने का इख्तियार है वो किसके पास है? वो आपके हाई कोर्ट के पास है। साइंड मीन्स अ सिग्नेचर और सेव इन द केस ऑफ द जजमेंट और डिक्री। और उसके बाद सेक्शन 3 क्या कहता है? सेक्शन 3 कहता है सबऑर्डिनेशन ऑफ द कोर्ट फॉर द पर्पस ऑफ दिस कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इज सबऑर्डिनेट टू द हाई कोर्ट। अब सेक्शन 3 जब आप पढ़ेंगे तो सेक्शन 3 ने हमें सिंपल इतनी बात की कि जो कौन सी अदालत किसके मातहत है, कौन सी अदालत किसके मातहत है। मतलब कि इसके अंदर हमें सिंपली ये बताया गया कि जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है ना, वो मातहत है किसके? हाई कोर्ट के। अब ये जो हाई कोर्ट है किसके मातहत है? सुप्रीम कोर्ट के। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के नीचे कौन सी अदालत है? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से नीची अदालत है सिविल कोर्ट, ठीक है, सिविल कोर्ट। उससे निचली अदालत आप कह सकते हैं कि स्मॉल काजेज कोर्ट, यानी कि स्मॉल काजेज कोर्ट और आपकी सिविल कोर्ट, ये किसके मातहत है? ये मातहत है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट किसके मातहत है? आपकी हाई कोर्ट के। और हाई कोर्ट किसके मातहत है? सुप्रीम कोर्ट के। सेक्शन 3 ने इतनी बात की। सेक्शन 4 क्या कहता है? सेविंग इन द एब्सेंस ऑफ एनी स्पेसिफिक प्रोविजन ऑफ द कॉन्ट्रेरी नथिंग इन दिस कोड शैल बी डीम्ड टू लिमिट और अदरवाइज स्पेशल और लोकल लॉ। मतलब कहने का मकसद ये है कि कोई भी अगर लोकल लॉ है जो टाइम बिंग इन फोर्स स्पेशल जुरिस्डिक्शन नहीं बताता, तो फिर उसके तहत क्या है? उसके तहत वो उसी के जो आपका प्रोसीजर है वही फॉलो होगा। अब यहाँ पर ये स्पेसिफिकली लैंड रेवेन्यू एक्ट की बात कर रहा है कि अगर कोई ऐसा कानून है जिसकी बात यहाँ पर नहीं की गई, तो उसके लिए उसका प्रोसीजर ही अडॉप्ट किया जाएगा, वहाँ पर सीपीसी एप्लीकेबल नहीं होगा। दूसरी बात इसने हमें इतनी बताई, सेक्शन 4 क्या है? सेविंग। अब ये जो वर्ड सेविंग है, ये या फिर आपके पास लिखा होता है सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड। अब सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड का मतलब क्या है? सेविंग का मतलब क्या है? दोनों के दोनों सेम ही हैं। और दोनों के दोनों सेम होने का मकसद क्या है? दोनों के दोनों की मीनिंग क्या है? दोनों की मीनिंग ये है कि अगर यही बात जो इस एक्ट के अंदर की गई है, यही बात अगर कहीं और की गई है तो उसको तरजीह दी जाएगी, ठीक है। क्या? अगर यही बात किसी और कानून के अंदर लिखी है तो उसको तरजीह दी जाएगी बनिस्बत इसके। फिर अगर मिसाल के तौर पे वर्ड शुरू होता है, एक जो आपका सेक्शन है वो शुरू होता है नॉट विथ स्टैंडिंग। जब भी कोई सेक्शन नॉट विथ स्टैंडिंग क्लास से स्टार्ट होगा तो मतलब क्या है उसका? मतलब उसका ये है कि वो ये कहना चाहता है कि ये मैंडेटरी प्रोविजन है। अगर यही सेम बात इसी सेक्शन की, यही सेम बात अगर किसी और किताब के अंदर, किसी और सेक्शन के अंदर लिखी गई है, उसको आप छोड़ दें, उसको फॉलो ना करें, बल्कि इसको फॉलो करें। ये क्या है? ये मतलब कि इसकी बात ज़्यादा तकमील के हामिल है, यानी कि इसकी बात की इंपॉर्टेंस ज़्यादा है बनिस्बत उन सेक्शंस के। लेकिन जहाँ पर सेविंग है तो इसका मतलब ये है कि उसकी बात को फॉलो करें और इसको आप छोड़ दें। तो ये हमें सेक्शन 4 ने बताया। फिर उसके बाद क्या आ जाता है? उसके बाद सेक्शन 5 आ जाता है। सेक्शन 5 क्या कहता है? एप्लीकेशन ऑफ द कोड ऑफ रेवेन्यू। एप्लीकेशन ऑफ द कोड ऑफ रेवेन्यू। अब सेक्शन 5 ने भी सिंपल इतनी बात की कि जो रेवेन्यू के मामलात हैं उसका सीपीसी से कोई ताल्लुक नहीं है। सीपीसी एक अलग प्रोसीजर कोड है और लैंड रेवेन्यू एक अलग प्रोसीजर कोड है। लैंड रेवेन्यू के मामलात
जो है अलग कोड के अंदर फाइल होंगे और सीपीसी के मामला अलग कोड के अंदर फाइल होंगे, यानी कि इसका प्रोसीजर सेम अलग है, इसका प्रोसीजर अलग है, दोनों डिफरेंट है। Where any revenue codes are governed by the provision of this code, those matters of procedure upon which any special enactment applicable silent। तो फिर वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर आपका लैंड रेवेन्यू रूल्स एप्लीकेबल होंगे बनिस्बत कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर के। ठीक है, तो हमने आज क्लियर क्या किया, सेक्शन 1 से लेकर सेक्शन 5 तक बेसिक एक जो है डिफरेंस देखा किसके अंदर, के जो आपका सेक्शंस हैं और ऑर्डर्स हैं इनमें बेसिक डिफरेंस क्या है। फिर हमने ये देखा कि इसकी डेफिनेशंस हमें क्या क्लियर कराना चाह रही हैं और इसकी डेफिनेशन के अंदर आखिर कौन सी ऐसी डेफिनेशन है जो हार्ड है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम जो है डिफरेंशिएट ड्रा करेंगे किसके अंदर, डिक्री, ऑर्डर एंड जजमेंट के अंदर। और दूसरी बात ये कि आप ये कह रहे थे सर ये एक प्रोसीजरल लॉ है, तो फिर सब्सटेंटिव लॉ कौन से हैं, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हो गया, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट हो गया, इसके साथ ही साथ आपका जो ये ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट हो गया, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट हो गया, ये सब के सब क्या हैं, ये सब के सब सब्सटेंटिव लॉ हैं। कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर क्या है, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर कंप्लीट का कंप्लीट प्रोसीजरल लॉ है, इसका कोई भी पोर्शन सब्सटेंटिव नहीं है, ये चीज़ अपने जहन में बिठा लें। आपको अक्सर टीचर्स ने मिसगाइड किया होगा कि इसका जो सेक्शंस का पोर्शन है वो क्या है, वो सब्सटेंटिव पार्ट है, बल्कि सब्सटेंटिव पार्ट नहीं है। पूरा का पूरा क्या है, पूरा का पूरा जो सीपीसी है वो एक सिविल प्रोसीजर कोड है। ठीक है, और सेक्शंस और आपका जो ऑर्डर्स हैं इनमें बेसिक डिफरेंस क्या था, इनमें बेसिक डिफरेंस ये है कि जो सेक्शंस है उसको अमेंड करने का इख्तियार आपकी लेजिस्लेचर रखती है और जो ऑर्डर्स हैं उनको अमेंड करने का इख्तियार आपकी कंसर्न हाई कोर्ट रखती है। अब यहाँ तक किसी भी किस्म की कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन है तो आप करें। थैंक यू, डेट्स ऑल।